बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बायोकेमिस्ट्री में आज जो हमने टॉपिक पढ़ना है वो प्रोटीन। वो क्या है भाई? प्रोटीन्स का लिपिड्स हमने खत्म कर दिया था। मैंने आप लोगों को बताया था कि लिपिड्स को हम फैट्स कहते हैं, चिकनाइयाँ। प्रोटीन जो है इंसान की प्रोटीन उसका गोश्त है। इंसान हो या जानवर हो, परिंदा हो, मछली हो, उसका गोश्त खालिस प्रोटीन से बना हुआ है। चर्बी लिपिड्स से बनी हुई है, कैल्शियम से हड्डियां बनी हुई हैं। पौधों की प्रोटीन अलग है। जैसे फैट्स फैटी एसिड से बने थे, इसी तरह प्रोटीन अमाइनो एसिड से बने। किससे बनती है? अमाइनो एसिड से। किससे बनती है भाई? अमाइनो एसिड से प्रोटीन्स बनती हैं। इतनी बात समझ में आ रही है? प्रोटीन्स अमाइनो एसिड से बनती हैं। जिस तरह स्टार्च जो था कार्बोहाइड्रेट था, कार्बोहाइड्रेट जो था वो मोनोसैकेराइड ग्लूकोज से बना था। जब वो ब्रेक होता है हजम होने के लिए जिस्म में, तो वो ग्लूकोज में टूटता है। इसी तरह जब आप गोश्त खाते हैं, मुर्गी का, बकरी का, भेड़ का, किसी भी चीज का, वो जिस्म में अमाइनो एसिड में टूटता है, क्योंकि वो बना अमाइनो एसिड से है। फिर अमाइनो एसिड ब्रेक होते हैं, एनर्जी देते हैं, वेस्ट बनाते हैं, दूसरी चीजें करते हैं। समझ आ रही है बात? याद रखिएगा कि अमाइनो एसिड्स के बेतहाशा नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स आपस में मिलकर प्रोटीन के फाइबर्स बनाते हैं। तो अब मैं आपको प्रोटीन पढ़ा रहा हूँ, जैसे जैसे इसमें चीजें आती जाएंगी इंशाल्लाह समझाता जाऊंगा। प्रोटीन्स की डेफिनेशन है, प्रोटीन्स की डेफिनेशन आपने एंजाइम्स पढ़े, एंजाइम्स भी प्रोटीन इन नेचर है। ठीक है, पढ़ा ना? तो प्रोटीन क्या है? द प्रोटीन्स आर एक्सट्रीमली कॉम्प्लिकेटेड मॉलिक्यूल्स। प्रोटीन आर हैं एक्सट्रीमली, इंतहाई ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड, पेचीदा मॉलिक्यूल्स हैं। एंड आर, और ये होते हैं नाइट्रोजीनियस कंपाउंड, नाइट्रोजन रखने वाले कंपाउंड। क्यों? इसलिए कि ये नाइट्रोजन रखने वाले कंपाउंड्स हैं। अमाइनो एसिड का अगर मैं स्ट्रक्चर यहाँ पर लिखूं, एसिड के लिए एसिडिक ग्रुप होना जरूरी है। फैटी एसिड में ये ग्रुप था COOH, तो वो फैटी एसिड बना था कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप बना। ठीक है, और अमाइनो एसिड में लिहाजा एसिडिक ग्रुप तो आएगा ही आएगा, नाम एसिड है, इसकी वजह से बाकी स्ट्रक्चर बदलेगा तो अमाइनो एसिड हो जाएगा, बाकी स्ट्रक्चर बदलेगा तो फैटी एसिड हो जाएगा। अमाइनो एसिड का मतलब ये है एक अमाइन ग्रुप NH2 इसके साथ लगा हुआ है। ये नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है। अमाइनो एसिड एक नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है। ये अमाइनो एसिड है जिसका नाम है ग्लाइसिन। क्या नाम है? ग्लाइसिन। ठीक है, उसका स्ट्रक्चर मैंने लिखा है। अब याद रखो, इसके अंदर नाइट्रोजन है ना, ये रही, इसके अंदर नाइट्रोजन ये रही। ये जो कार्बन है ये कार्बन नंबर 1 है, या इसको हम अल्फा कार्बन भी कह सकते हैं। इसके साथ दो फंक्शनल ग्रुप अटैच हैं। कितने फंक्शनल ग्रुप अटैच हैं? 2। प्रोटीन के स्ट्रक्चर में दो फंक्शनल ग्रुप हैं। कौन कौन से? एक ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, जो कि किससे लिखा जाता है? COOH से। और दूसरा ग्रुप अमाइन ग्रुप है। कौन सा? अमाइन ग्रुप, यानी अमोनिया वाला ग्रुप, जिसको NH2 लिखा जाता है। यही लगा हुआ है ना? इस कार्बन के साथ दो फंक्शनल ग्रुप रखे। सिंपल हाइड्रोजन तो सिंपल होती है, इसमें कोई कैरेक्टरिस्टिक खसूसियात नहीं होती, क्योंकि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इसके कार्बन के साथ हाइड्रोजन जुड़ी हुई है, और ये कार्बन भी R से रिप्रेजेंटेटिव इसको आप कह सकते हैं। R का मतलब कितनी लंबी चेन हो सकती है। समझ आ रही है बात? तो अब जरा इस स्ट्रक्चर को ध्यान में रखिएगा, एक अमाइनो एसिड के, फिर प्रोटीन समझ में आएगी। The proteins are extremely complicated molecules. प्रोटीन्स हैं extremely, इंतहाई ज्यादा complicated, पेचीदा मॉलिक्यूल हैं।
एंड आर नाइट्रोजीनियस कंपाउंड्स, और इनमें नाइट्रोजन होती है। नाइट्रोजीनियस नाइट्रोजन रखने वाले कंपाउंड्स हैं, मेड अप ऑफ वेरिएबल नंबर ऑफ अमीनो एसिड, मेड अप ऑफ, ये बने हुए हैं वेरिएबल नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स, यानी अमीनो एसिड्स की तादाद हमेशा वेरिएबल है। ये जो मैं डैश डैश लगा रहा हूं ये बॉन्ड है, ए से अमीनो, ए से एसिड, ठीक है। यानी एक प्रोटीन में हो सकता है 50 अमीनो एसिड हो, दूसरे किस्म की प्रोटीन में 1 लाख अमीनो एसिड हो, तीसरे किस्म की प्रोटीन में 10 लाख अमीनो एसिड हो। समझ आ रही है बात? वेरिएबल बदलती है। और याद रखना कि एक अमीनो एसिड दूसरे अमीनो एसिड से किससे जुड़ा होता है? बॉन्ड से। उसको हम पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? पेप्टाइड। जैसे दीवार में एक ईंट दूसरी ईंट से, सीमेंट से जुड़ी होती है, फैटी एसिड्स में एक फैटी एसिड दूसरे फैटी एसिड से किस बॉन्ड से जुड़ा हुआ था? किस बॉन्ड से जुड़ा हुआ था? किसी को नहीं पता ना, पढ़ते नहीं। ईस्टर बॉन्ड से। किससे? ईस्टर बॉन्ड से। लाख बार बता चुका हूं, पेपर में सवाल आएगा, आप लोग फेल हो जाएंगे। कार्बोहाइड्रेट में एक कार्बोहाइड्रेट C6H12O6, दूसरे कार्बोहाइड्रेट से C6H12O6, जिस बॉन्ड से जुड़ा हुआ है उसको क्या कहते हैं? उस बॉन्ड को क्या कहते हैं? ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। प्रोटीन्स के अमीनो एसिड आपस में पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़े हैं, फैटी एसिड्स के फैटी एसिड्स लिपिड्स में ईस्टर बॉन्ड से जुड़े हैं, कार्बोहाइड्रेट में सैकराइड्स आपस में ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से जुड़े हैं। तो कह रहे हैं कि पेप्टाइड बॉन्ड है दो अमीनो एसिड के दरमियान। इस तरह कई पेप्टाइड बॉन्ड लाखों अमीनो एसिड को जोड़कर प्रोटीन का स्ट्रक्चर बनाते हैं। नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स जॉइंड टू ईच अदर, जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, बाय अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, एक खास किस्म के कोवलेंट बॉन्ड के साथ जुड़े हुए हैं, कॉल्ड पेप्टाइड बॉन्ड, जिसको हम पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं, और पेप्टाइड लिंकेज या पेप्टाइड लिंकेज कहते हैं। पेप्टाइड बॉन्ड या पेप्टाइड लिंकेज कहते हैं। ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड या ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, ईस्टर बॉन्ड या ईस्टर लिंकेज। आप लोग कहते हैं कि सर समझ नहीं आती बायोकेमिस्ट्री की, पहला लेक्चर समझ आता है दूसरा नहीं आ रहा। आप लोग अगर इसको पढ़ोगे नहीं तो मैं कैसे आपको समझा दूंगा? केमिस्ट्री समझने की चीज है, इसके फार्मूले, इसके बॉन्ड याद करने की चीज है। एनाटॉमी फिजियोलॉजी इसलिए ज्यादा अच्छी समझ आती है कि आपके जिस्म के हिस्से हैं, नॉर्मल आपको नजर आ रहे हैं, समझ में आ रहे हैं। तो आप लोग जब घर जाकर नहीं पढ़ेंगे, मैं इसे कुछ नहीं कर सकता। डेरिवेशन क्या है भाई इसकी? डेरिवेशन जो है, जब आप घर जाकर पढ़ेंगे तो आप लोगों को अंदाजा होगा कि मैंने कितने इंतहाई नफीस अंदाज से पढ़ा है, कोई चीज छोड़ी नहीं है जिसमें समझना है। डेरिवेशन का मतलब यह है कि प्रोटीन का नाम कहां से डिराइव किया गया है। आगे बुक में क्या लिखी हुई है हेडिंग? डेरिवेशन। क्या लिखा हुआ है? डेरिवेशन। तो डेरिवेशन क्या है? द नेम डेरिवेशन, द नेम प्रोटीन डिराइव्ड, प्रोटीन का नाम डिराइव अखज किया गया है प्रोटोस, ग्रीक वर्ड लातीनी जबान, यूनानी जबान की इनोडक्स प्रोटोस से निकला है, व्हिच मींस, जिसका मतलब ये है द फर्स्ट सबसे पहला, और द सुप्रीम सबसे बड़ा। प्रोटीन के मायने क्या है? सबसे पहला या सबसे बड़ा। प्रोटीन आर द पॉलीमर्स ऑफ अमीनो एसिड्स, प्रोटीन अमीनो एसिड के पॉलीमर्स हैं। क्या है भाई? पॉलीमर। पॉली का मतलब मेनी, मर्ज का मतलब मर्ज हुए हुए। मर्ज का मतलब ये है मर्ज। पॉली मतलब मेनी अमीनो एसिड्स आपस में मर्ज हैं। मर्ज का मतलब धंसे होना, जुड़े होना, चिपके होना। कैसे धंसे में? एक दूसरे के साथ चिपके हुए पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, तो फिर प्रोटीन बन जाती है, इसलिए लिखा प्रोटीन आर दी पॉलीमर्स ऑफ अमीनो एसिड्स। जनरल फार्मूला ऑफ अमीनो एसिड, अमीनो एसिड का जनरल फार्मूला क्या है? अमीनो एसिड्स का जनरल फार्मूला क्या है? याद रखो, मैंने तो यहाँ पर ग्लाइसिन लिख दिया, उन्होंने जनरल फार्मूले के लिए यहाँ पर इस H की जगह R लगा दिया। पिक्चर में देखो जरा, R का मतलब था रिप्रेजेंटेटिव, नुमाइंदा, रिप्रेजेंट कर रहा है किसी भी चीज को। ग्लाइसिन के स्ट्रक्चर में R रिप्रेजेंट कर रहा है H को, और अगर मैं यहाँ पर ग्लाइसिन एक दूसरा अमीनो एसिड है उसका स्ट्रक्चर लिख दूं
तो बाकी सब चीजें वही होंगी, सिर्फ आर बदलता है। मैंने आपको बताया लंबी चेन की हो जाती है, अमीनो एसिड इसी साइड से दूसरे अमीनो एसिड से जुड़ेगा, इन साइडों से नहीं जुड़ेगा। अगर यहाँ H की जगह जो ऊपर H था CH3 आ जाए, CH3 आ जाए, तो अब ये अमीनो एसिड एलानीन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एलानीन। CH3 हो गया, H की जगह। इसलिए हम यहाँ R लगा देते हैं कि यहाँ कोई भी चीज हो सकती है, यहाँ पर कोई भी चीज। R कोई कार्बन हाइड्रोजन की तरह की अलामत नहीं है। R इंग्लिश जुबान के लफ्ज रिप्रेजेंटेटिव से निकला है, यानी यहाँ पर किसी भी केमिकल कंपाउंड का नुमाइंदा मौजूद है। समझ आ रही है बात? तो अब उन्होंने जनरल फार्मूला लिखा हुआ है RCOOH और NH2 और H। ठीक है, मैंने आप लोगों को पहले लेक्चर में जब कार्बोहाइड्रेट पढ़ाए थे, कार्बन की वैलेंसीज पूरी करना सिखाई थी। अगर आप घर पर जाकर इनको प्रैक्टिस करें तो आप देखेंगे कि आपको स्ट्रक्चर समझना आसान हो जाएंगे, कार्बन की वैलेंसीज पूरी करना आ जाएंगी और फिर तुम्हें कोई मुश्किल नहीं होगी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मैट्रिक में जिन्होंने मजबूती से नहीं पढ़ी होती उन्हें फिर बहुत डिफिकल्ट होती है। अब मैं यहाँ पर जनरल केमिस्ट्री नहीं पढ़ा रहा, अगर मैं वो पढ़ाने बैठूंगा तो फिर हम ये नहीं पढ़ सकते, इतना टाइम नहीं होता। ठीक है, इसलिए आप प्लीज थोड़े से कंसेप्ट खुद भी क्लियर किया करें। तो अमीनो एसिड्स में यहाँ पर देखो दो फंक्शनल ग्रुप हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है और अमाइन ग्रुप। स्ट्रक्चर में लगा हुआ है ना, पहले बताया। अमीनो एसिड्स हैव टू कैरेक्टरिस्टिक्स फंक्शनल ग्रुप। अमीनो एसिड्स रखते हैं दो कैरेक्टरिस्टिक्स खसूसियत वाले फंक्शनल ग्रुप, यानी अमीनो एसिड के अंदर एक ही वक्त में दो फंक्शन करने वाली खसूसियात हैं। एक फंक्शन के वो एसिड है, दूसरा फंक्शन नाइट्रोजन वाला कंपाउंड भी है, नाइट्रोजन वाला कंपाउंड भी है। द फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक ग्रुप वो कह रहा है कि द अमीनो ग्रुप NH2 ग्रुप इसके अंदर है, एंड द फंक्शनल ग्रुप दूसरा फंक्शनल ग्रुप क्या है? COOH कार्बोक्सिलिक ग्रुप। समझ आ रही है बात? जहां भी कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा, ये वाला ग्रुप मैंने ऊपर लिख दिया, अमाइन ग्रुप यहाँ पे लिख दिया, कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा, वो चीज एसिड कहलाएगी। क्या कहलाएगी? एसिड। R रिप्रेजेंट्स, R देखो वो कह रहा है जो R है ऊपर जनरल फार्मूला जो लिखा हुआ है, R एक रिप्रेजेंटेटिव है, कोई केमिकल आयरन की अलामत या सोडियम नाइट्रोजन की अलामत नहीं है, बल्कि एक रिप्रेजेंटेटिव है, नुमाइंदा है ऑफ द साइड चेन, साइड पर बढ़ने वाली चेन का। जैसे फैटी एसिड में स्ट्रेट चेन थी, साइक्लिक नहीं थी, इस तरह यहाँ पे CH3 जितने मर्जी लग जाए। ठीक है, तो R साइड चेन का नुमाइंदा है, which varies from one amino acid to the other, जो एक अमीनो एसिड से दूसरे अमीनो एसिड में ये R या साइड पर ये वाला कंपाउंड बदलता रहता है। इसकी मिसाल मैंने लिखकर दिखा दी। अगर R की जगह H लगाया तो ग्लाइसिन बन गया, R की जगह CH3 लगाया तो एलानीन बन गया, अमीनो एसिड बदल गया। ठीक है, There are 20 amino acids which have been found to occur in all proteins. वो कह रहा है कि कुल तकरीबन 20 अमीनो एसिड्स ऐसे हैं, पेपर में सवाल आता है 20 अमीनो एसिड्स ऐसे हैं। वैसे तो 300 से ज्यादा अमीनो एसिड है। कितने भाई? 300 से ज्यादा अमीनो एसिड हैं जो प्रोटीन बनाते हैं, लेकिन उनमें से 20 ऐसे हैं जो दुनिया में पाई जाने वाली हर किस्म की प्रोटीन के अंदर होते हैं। 20 के 20, 10, 5, 8, 7 या सिंगल कोई एक आधा उन 20 में से जरूर मौजूद होगा, या सारे के सारे प्रोटीन इनसे बनी होंगी। समझ आ रही है? 20 अमीनो एसिड्स आर दोस, 20 अमीनो एसिड ऐसे हैं which have been found to occur in all proteins, जो कि हर प्रोटीन में पाए जाते हैं। समझ लगती है बात? अब देखो ये एलानीन एक अलग अमीनो एसिड है, ग्लाइसिन एक अलग अमीनो एसिड है, और ये एसेंशियल अमीनो एसिड में से उन 20 में से 2 हैं। ठीक है, एंड फॉर विच, और इनकी वजह से जेनेटिक कोडोन एग्जिस्ट, और इनकी वजह से इन 20 अमीनो एसिड की वजह से जेनेटिक कोडोन पाए जाते हैं। अब ये जेनेटिक कोडोन क्या मुसीबत है भाई? ये क्या चीज है जेनेटिक कोडोन? कोई स्टूडेंट बताता हो, समझाता हो?
ठीक है भाई, जेनेटिक कोडोन किसी को भी नहीं पता, तो जिनकी वजह से जेनेटिक कोडोन्स हमारे जिस्म में मौजूद हैं। किसी को पता है तो यहाँ मुझे लिखकर भेज दें मैसेज में, चैट में, ताकि मुझे पता चले कि मेरे स्टूडेंट माशाल्लाह होशियार हैं। कुछ मेरे पुराने, मेरे अपने कॉलेज के स्टूडेंट भी हैं जो ओल्ड फर्स्ट ईयर के इधर लेक्चर ले रहे होंगे यकीनन, जिन्होंने मुझसे बायोकेमिस्ट्री पढ़ी है, उनको ये सब चीजें बताई गई हैं, ऐसे ही समझाया गया है। एनाटॉमी भी ऐसे ही समझाई गई है, फार्मास्यूटिक्स भी, फार्माकोग्नोसी भी, लेकिन मसला ये है कि आप लोग पढ़ते नहीं हैं। जी, एक हमारी स्टूडेंट है तहमीना खलील वेल्डन, जिन जीन्स के कोड्स होते हैं उनको हम जेनेटिक कोडोन्स कहते हैं। ये जीन्स क्या हैं? जीन्स मींस डीएनए के कोड होते हैं, कहेंगे डीएनए के कोड होते हैं, तमाम पढ़े ना इसको, मैसेज को, बिल्कुल सही बात की। अब यहाँ पर एक नई बहस छिड़ जाती है, वो बहस ये है कि सर सबसे पहले तो बताएं जीन क्या है, दूसरे नंबर पे बताएं कोड क्या है, तभी तो जेनेटिक कोड बनेगा। तहमीना ने कहा कि सर ये डीएनए होता है, सबसे पहले तो बताएं डीएनए क्या है। डीएनए का नाम सुनते ही एक और चीज आरएनए याद आ जाती है, फिर आरएनए क्या है, क्रोमोसोम क्या है, दूसरी चीजें क्या है, ये सब बातें ध्यान में आ जाती है ना। वो डीएनए टेस्ट करते हैं, मुजरिम पकड़ लेते हैं, ये आखिर डीएनए क्या चीज है। तहमीना बता रही है डीएनए प्रोटीन का बना होता है। सबसे अच्छी बात तहमीना ग्रुप में कर रही है, यहाँ पर ये लोग आप लोग देख लो, पढ़ लो, ठीक है। मेरी एक माशाल्लाह शाइनिंग स्टूडेंट है ये मेरे कॉलेज की, और सही जवाब दे रही है। तो डीएनए जो है वो प्रोटीन का बना होता है, और प्रोटीन अमीनो एसिड्स के बने होते हैं, इसलिए उन्होंने लिखा कि 20 अमीनो एसिड ऐसे हैं जिनसे जेनेटिक कोडोन बनता है। जिनसे क्या बनता है? जेनेटिक कोडोन, जेनेटिक कोडोन बनता है। खैर, अब यहां पर क्या हुआ, इंटरनेट से कॉपी पेस्ट करने की भी इजाजत है। आप लोग कोई चीज सर्च कर अगर जवाब देंगे, कुछ ना कुछ तो पढ़ोगे ना उसको देखकर। बहरहाल यहाँ पर मैं आपको समझा रहा हूं, जो बात शायद पहले आपने ना समझी हो, कॉपी पेस्ट तो बहुत किया होगा। याद रखिएगा कि जिस तरीके से प्रोटीन्स को अमीनो एसिड बनाते हैं, प्रोटीन को कौन बनाता है? अमीनो एसिड्स। और ये अमीनो एसिड्स 20 आपस में मिलकर हमारे जेनेटिक कोडोन, हमारे मोरूसी कोड्स, मोरूसी खुफिया कोड्स बनाता है, जिनकी वजह से आपकी शक्ल आपके अब्बू से मिलती है, कद, रंग, शक्ल, अकल, हर चीज, आदात, अतवार अपनी फैमिली से मिलती है जेनेटिक कोड्स की वजह से। याद रखिएगा वो अमीनो एसिड्स, वो अमीनो एसिड्स जो सेल के न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं, सेल के न्यूक्लियस के अंदर हैं, उनको न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूक्लिक एसिड। याद रखना कि न्यूक्लिक एसिड में और अमीनो एसिड में 19-20 का भी फर्क नहीं है। जैसे अमेरिका में रहने वाला इंसान, पाकिस्तान में रहने वाला इंसान इंसान ही है, ये नहीं कि वो जानवर और ये इंसान ही है ना। रंग मुख्तलिफ है, कद मुख्तलिफ है, शक्ल मुख्तलिफ है, जबान मुख्तलिफ है, लेकिन इंसान है। बाकी सारा निजाम ऐसा, आंखें भी, मुंह भी, हाथ भी, कान भी, नाक भी, दिमाग भी, कुछ चेंज नहीं है। इसी तरीके से वो अमीनो एसिड जो सेल के न्यूक्लियस में है, उसको न्यूक्लियस में मौजूदगी की वजह से, जैसे अमेरिका में मौजूद इंसान को अमेरिका में होने की वजह से अमरीकी कहते हैं, पाकिस्तान वाले को पाकिस्तानी कहते हैं, लेकिन जानवर कहेंगे, उन्हें तो नहीं पता ये पाकिस्तान क्या है, अमेरिका क्या है, वो तो कहेंगे ये भी इंसान है, वो भी इंसान है। इस तरह न्यूक्लिक एसिड, जो अमीनो एसिड जो न्यूक्लियस में है, वो न्यूक्लिक एसिड उसके इलाके की वजह से नाम है उसका। किस वजह से नाम है? इलाके की वजह से। जैसे अमेरिका को अमेरिकी, पाकिस्तान को पाकिस्तानी, लेकिन दर हकीकत में न्यूक्लिक एसिड भी अमीनो एसिड ही है। क्या है भाई? अमीनो एसिड। उसका स्ट्रक्चर भी यही है न्यूक्लिक एसिड का।
अब वो कह रहे हैं कि 20 मुख्तलिफ किस्म के अमीनो एसिड मिलते हैं, यानी 20 मुख्तलिफ किस्म के अमीनो एसिड मिलकर हमारे जीन्स के कोडोन बनाते हैं। और ये जीन्स के कोड, मोरूसी कोड आपके सेल के न्यूक्लियस में होते हैं, ये तो सबको पता है ना। इन मोरूसी कोड्स का नाम क्या है? डीएनए और आरएनए। देखो अब यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है, पेन लिखा हो रहा है, अगले लेक्चर में रिफिल करवा दूंगा। डीएनए और आरएनए। डीएनए, डीएनए किसका मुखफ़्फ़ है? डी का मतलब डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, एन से न्यूक्लिक, ए से एसिड। और आरएनए किसका मुखफ़्फ़फ है? आर से राइबो न्यूक्लिक एसिड, राइबो न्यूक्लिक एसिड। राइबो को मैं मुखफ़्फ़फ नाम ले रहा हूं, जैसे लोग बशीर को बशीरा, रशीद को छीदा कह देते हैं। राइबो का मतलब राइबोज है। क्या है? राइबोज। राइबोज क्या है? एक शुगर है, सैकराइड है। यानी ये ऐसा न्यूक्लिक एसिड है, न्यूक्लिक एसिड से मुराद ऐसा अमाइनो एसिड है, ऐसा अमाइनो एसिड है जो कहां मौजूद है? न्यूक्लियस में मौजूद है, इसलिए न्यूक्लिक एसिड कह रहे हैं। और इसको राइबो न्यूक्लिक एसिड इसलिए कह रहे हैं कि इस न्यूक्लिक एसिड के साथ ये आर की जगह पर एक राइबोज या शुगर का मॉलिक्यूल भी लगा हुआ है। राइबोज क्या है? ओएससी जिसके आखिर में आता है उसको क्या कहते हैं? ग्लूकोज, सुक्रोज, फ्रक्टोज, यानी कार्बोहाइड्रेट की फैमिली से ताल्लुक है। न्यूक्लिक एसिड विद कार्बोहाइड्रेट, यानी अमीनो एसिड विद कार्बोहाइड्रेट एंड प्रेजेंट इन न्यूक्लियस ऑफ द सेल इज कॉल्ड न्यूक्लिक एसिड। दो किस्म के राइबो न्यूक्लिक एसिड और डॉक्टर एनए, डीआरएनए को हम डीएनए लिख देते हैं, आर उसका हटा देते हैं, इसका पूरा नाम डीआरएनए है, डॉक्टर एनए, यानी डीऑक्सी आर से राइबो न्यूक्लिक एसिड। अगर इस राइबोज शुगर में से, कार्बोहाइड्रेट में से ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल, एक O2 का मॉलिक्यूल डिलीट हो जाए, डेल हो जाए, डी हो जाए, डी का मतलब डेल, डिलीट, तो ये डीआरएनए बन जाएगा। क्या बन जाएगा? आरएनए, राइबो न्यूक्लिक एसिड, ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल डिलीट कर डेल करके डीऑक्सी हो गया। क्या हो गया? डीऑक्सी। तो इसलिए आरएनए और डीएनए एक ही होते हैं, बस आरएनए से जब एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल निकल जाता है तो वो डीएनए बन जाता है। क्या बन जाता है? डीएनए बन जाता है। अब यहाँ पर जीन भी पता लग गया। और ये जो जीन्स होते हैं ये पेयर में होते हैं। ये न्यूक्लिक एसिड आपस के जोड़ा बनाकर, दो न्यूक्लिक एसिड आपस में जुड़ जाते हैं पेप्टाइड बॉन्ड के जरिए, वो एक पेयर बनाते हैं। इस न्यूक्लिक एसिड के पेयर को हम जीन कहते हैं। क्या कहते हैं? जीन्स कहते हैं। और ये जीन्स आपस में फिर जुड़ती हैं, एक जीन दूसरी से, वालिद के जीन्स वालदा से, और एक कोड्स का कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाती हैं। फिर वो एक इंसान को तख्लीक करती हैं। इंसान की खुसूसियात, कदो-खाल, आदात, अतबार मिलते चले जाते हैं। ठीक है, ये जेनेटिक कोड्स हैं। तो इसको कह रहे हैं कि 20 अमीनो एसिड ऐसे हैं जो हर किस्म की प्रोटीन में हैं। क्यों हैं? क्योंकि ये अमीनो एसिड्स जेनेटिक कोड्स बनाते हैं जो हमारे न्यूक्लियस में होता है, न्यूक्लिक एसिड में होता है। और ये जेनेटिक कोड चूंकि न्यूक्लियस में है और हर सेल की बुनियादी इकाई उसका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस से आगे सेल चलता है, न्यूक्लियस से डिवाइड होता है, साइज बढ़ता है, गोश्त चढ़ता है, आंखें बनती हैं, हड्डियां लंबी होती हैं। लिहाजा ये सारे न्यूक्लिक एसिड वाले 20 अमीनो एसिड जो हैं पूरे जिस्म के हर सेल में चले जाते हैं। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि 20 अमीनो एसिड्स अब दोबारा बढ़ते हैं। क्या बात लिखी हुई है? बहुत गहरी बात लिखी है एक लाइन के अंदर। 20 अमीनो एसिड्स, they are 20 amino acids, 20 amino acids ऐसे हैं which have been found to occur in all proteins, जो तमाम किस्म की प्रोटीन्स में पाए जाते हैं, for which जिनके लिए genetic codon exist, आपके जीन्स के कोडोन्स बनते हैं। If R changes, the amino acid changes naturally,
स्ट्रक्चरली। वो कह रहा है अगर ये हम R बदल देंगे तो अमाइनो एसिड बदल जाएगा। इस R की जगह अगर राइबोज शुगर लग जाएगी, कार्बोहाइड्रेट लग जाएगा तो RNA बन जाएगा, न्यूक्लिक एसिड बन जाएगा। ठीक है। अब देखो इन्होंने पिक्चर में ग्लाइसिन दिखाई है, R की जगह पर H लगाया है, और दूसरे स्ट्रक्चर में R की जगह पर CH3 लगाया है और उसका नाम एलानीन रखा है। क्या नाम रखा है? एलानीन। आगे है अमाइनो एसिड्स आर दी बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन। एक हेडिंग उन्होंने बना के लिखी हुई है क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव का सवाल है कि अमाइनो एसिड्स प्रोटीन का बिल्डिंग ब्लॉक हैं, यानी प्रोटीन्स की इमारत। जैसे आपके घर की इमारत के बिल्डिंग ब्लॉक रेड ईंटें हैं, इस तरह प्रोटीन की इमारत यानी गोश्त के टुकड़े जो बन रहे हैं आपके जिस्म में, वो क्या है? अमाइनो एसिड ने मिलकर बनाए हैं, पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़े हैं। दीवार में ईंटें सीमेंट के बॉन्ड से जुड़ी हैं, यहाँ पर पेप्टाइड बॉन्ड से। ठीक है। तो ये बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं प्रोटीन्स के, और अमाइनो एसिड्स बहुत अहम है। एक बात और जो बताता चलूं वो ये कि आपके जिस्म में जो प्रोटीन है, जानवरों की प्रोटीन उनका मीट है, गोश्त है। प्लांट की प्रोटीन एनिमल प्रोटीन से मुख्तलिफ है। दालें खालिस्तन प्रोटीन है, लोबिया में प्रोटीन है, बीजों में प्रोटीन है। एनिमल की प्रोटीन उनके नट्स हैं, बीज हैं, जैसे बादाम, अखरोट, चिलगोजा, दाल भी तो बीज ही है, फल भी है, पौधे का बीज भी दाल ही है। चावल उस पौधे का फल भी है, बीज भी है, तो इनमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, तो इनकी प्रोटीन ऐसे खुश्क हालत में होती है जो कि गोश्त नहीं होता। और याद रखना, हम जो भी प्रोटीन खाएंगे हमारा जिस्म उस प्रोटीन को हमारी प्रोटीन में तब्दील कर देगा। आप जानवर देखें, बैल का बच्चा, गाय का बच्चा, बछड़ा, भैंस का बच्चा, बकरी का बच्चा पट्ठे खाता है, ग्रीन चारा खाता है, उसमें तो गोश्त नहीं होता, लेकिन उस पर चढ़ता गोश्त है। 1 मन का, 2 मन का, 4 मन का। साल बाद देखोगे आप कहोगे बहुत मोटा हो गया, इसको क्या गोश्त खिलाते हो? वो कहेगा नहीं भाई, चारा ही खाता है। अगला आदमी पूछे फिर गोश्त कहाँ से आ रहा है? हम तो कहते हैं ना मेरा बच्चा कमजोर है, इसको गोश्त खिलाओ जी। बंदे को टांके लगे, ऑपरेशन हुआ, कीमा खिलाओ। क्या कहते हैं? कीमा खिलाओ जी। कीमा कहते हैं क्यों कीमा खिलाएं? गोश्त खाएगा तो गोश्त आएगा, तो फिर जानवर तो पट्टे खाता है, उस पे गोश्त कहां से आ जाता है? अल्लाह के बंदो, आपका काम है प्रोटीन लेना, वो आपके जिस्म की प्रोटीन में आपका जिस्म इन केमिकल प्रोसेस को ढालते ढालते आपके जिस्म वाले अमाइनो एसिड में उस अमाइनो एसिड को बदल देगा। ठीक है। आज का लेक्चर यहाँ पर खत्म है। मैं आगे फंक्शन ऑफ प्रोटीन कल पढ़ाऊंगा। कोई क्वेश्चन है किसी स्टूडेंट का, मुझे प्लीज क्वेश्चन करें। और नेक्स्ट लेक्चर अभी थोड़ी देर में हमारा स्टार्ट होने वाला है।